ईडी और सीबीआई ने इस समय देश की राजनीति को खूब गरमाया हुआ है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा सत्र के दौरान कहा था कि जिस काम को मैं नहीं कर पाया, जिस काम को हम नहीं कर पाए, उसको ईडी कर रही है। विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि सरकार को अपनी जमीन खिसकने का डर है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल ईडी और सीबीआई बहुत चर्चाओं में है और चर्चाएं हो भी क्यों ना। पिछले एक पखवाड़े से मान लें, जब से पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद से तो जैसे ईडी और सीबीआई ने विपक्षी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। शुरू तो पहले से ही था और मान लें कि इस समय एक उप मुख्यमंत्री सीबीआई के एक मामले में तो जेल में है, हिरासत में है, और दूसरे एक मामले में ईडी ने उनको अपने रिमांड पर लिया हुआ है 17 तारीख तक। समझ रहे होंगे आप, मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूँ। दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के तेजस्वी यादव। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उस समय उनके निवास पर सीबीआई की टीम बैठी हुई है। तीसरे मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के केसीआर और उनकी पुत्री के कविता। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो ईडी के सामने बैठी हैं, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे तब तक कविता को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी हैं और पिल्लई भी हैं, उनसे आमने सामने बैठकर बात होंगी। परिणाम क्या आएगा, ये समय गर्भ में है, लेकिन हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। इस सब को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है, पूरा शोर शराबा है, हंगामा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि जो लालू यादव जी के परिवार पर जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी और केसीआर पूरे लामबंद हैं। कल केसीआर की बेटी ने दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर धरना दिया, प्रदर्शन किया और उसके अंदर 9 पार्टी के लोग शामिल रहे। मान लें कि पूरे देश के अंदर विपक्ष लामबंद है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आने वाला वर्ष जो 2024 का चुनाव का साल है, लोकसभा के चुनाव होंगे और उससे पहले 3-4 प्रमुख राज्यों में चुनाव होने हैं। अक्टूबर 2023 के अंदर ही राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। विपक्ष का यह कहना है, विपक्ष वाले लोग ये कहते हैं, विपक्ष के नेता ये कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को अपनी जमीन खिसकने का डर सता रहा है। ईडी और सीबीआई तो हथियार हैं सरकार के। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर आकर कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको रास नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो। कौन ठीक है कौन गलत है, ये फैसला तो अगर चुनावी अदालत में कहें तो देश की जनता करेगी, जब 2023 के अंत में विधानसभाओं के चुनाव होंगे और 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। और अगर अदालती जो यानी कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो चल ही रही है और जब धीरे धीरे उसका समय आएगा, समय के हिसाब से फैसला होगा। लेकिन आजकल के जो वर्तमान के दौर में अगर ये मान लिया जाए कि सारे मामले ने राजनीति को उफान पर लाकर रखा हुआ है, यानी कि ईडी और सीबीआई एक तरफ जिसको सरकार का हथियार माना जा रहा है और समूचा विपक्ष एक तरफ। और ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है, मैंने आपको पहले बताया कि जो पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद से लगता है कुछ ज़्यादा तेज हुई है। आखिर कारण क्या है? आखिर क्यों विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है? आखिर क्यों विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष को देखते हुए सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो यह नहीं चाह रही कि कहीं विपक्ष इकट्ठा हो जाए, कहीं विपक्ष लामबंद हो जाए। नीतीश कुमार जी ने आज कहा क्योंकि जब जब हम इकट्ठा होते हैं तब तब सीबीआई और ईडी जागते हैं।
तो दोस्तों पहले आपसे हम चर्चा करते हैं कि आखिर इस सब के पीछे कारण है क्या। आखिर क्यों विपक्ष के लोग ऐसा कह रहे हैं और क्यों देश की आवाम के अंदर भी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर जा रहा होगा कि आखिर एकदम से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई इतनी तेज हुई तो हुई क्यों। हालांकि दिल्ली का जो शराब घोटाला जो इस समय बहुत चर्चाओं में है, वो लगभग 10 माह से चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता रोज कहते हैं कि पहली चार्जशीट में कुछ नहीं था, दूसरी चार्जशीट में कुछ नहीं था, सीबीआई ने इतनी बार पूछताछ की, ये हुआ वो हुआ। खैर, मैंने आपसे पहले कहा कि जब कानूनी प्रक्रिया जब चल रही है और इसका निर्णय तभी होगा जब अदालत से फैसला आएगा और या फिर जब जनता की अदालत में जाएंगे नेता लोग। जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद यह कार्रवाई तेज हुई है, क्योंकि अगले चुनाव की तैयारी दोस्तों शुरू हो चुकी है। जो 4 प्रमुख राज्य हैं, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम देश की राजनीति पर गहरा असर डालेंगे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा भी था कि कोई बड़ी बात नहीं है कि देश की सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कहीं एक साथ भी करा दे। जिन 4 राज्यों में जो प्रमुख मैंने आपसे राज्य बताया, हालांकि इनके अलावा 2 राज्य और भी हैं, लेकिन जिन इन प्रमुख राज्यों में जो चुनाव होने हैं, इन चुनाव परिणाम का आने वाली राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा। आपको दोस्तों बता दें कि जो आज से 5 साल पूर्व यानी कि 2018 में जब चुनाव हुए थे, तो इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई थी। भाजपा इन 4 राज्यों में चुनाव हारी थी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस और उनके साथ में देवेगौड़ा जी की पार्टी जनता दल एस के गठबंधन की सरकार बनी थी। हालांकि ऑपरेशन लोटस के तहत बाद में कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकारों को गिरा दिया गया। कर्नाटक के अंदर अब 3 साल से भाजपा की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री एक बार चेंज हो चुके हैं, येदियुरप्पा पहले थे, अब मुंबई मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज चौहान सरकार चला रहे हैं। दोस्तों पिछले समय से जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं, जो सर्वे हुए हैं, क्योंकि चुनाव से पूर्व सभी पार्टियां अपने आंतरिक सर्वे भी कराया करती हैं। एजेंसियां तो सर्वे करती हैं, विभिन्न खबरिया चैनल भी अपने सर्वे राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए, लुभाने के लिए अपने सर्वे दिया करते हैं और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने सर्वे कराया करती हैं। जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पूर्ण बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं, जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि उनके सर्वे में भाजपा को 80 के आसपास सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि कांग्रेस को भी वो 80 सीटें बता रहे हैं। जो बाकी सीटें हैं, 36 सीटें लेने के लिए जद्दोजहद पूरी जारी है। और मान लिया जाए कि जो मध्य प्रदेश का मैंने आपसे पहले कहा कि इस समय जो चुनावी समीकरण वहाँ का चल रहा है, वो शिवराज चौहान जी का जो राजनीतिक मिजाज है, मध्य प्रदेश की जनता को कुछ कम समझ में आ रहा है। पिछले दिनों बड़ी चर्चाएं भी रही कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। आपको ये भी ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो वहाँ भाजपा की जो रणनीति है टिकटें बदलकर चुनाव लड़ने की, उस पर भी प्रयास किया गया था, लेकिन जो प्रदेश का नेतृत्व था उसने टिकटें बदलने नहीं दी और भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में पिछड़ गई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, ऑपरेशन लोटस चला। ऑपरेशन लोटस चलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई विधायक गए कांग्रेस के, टूट फूट हुई और शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बने। आज वहाँ कमल भले ही खिल रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर जमीन खिसकने का डर जरूर है। दूसरा प्रदेश है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था 2018 के अंदर, तो छत्तीसगढ़ में बम्पर मेजोरिटी मिली थी कांग्रेस को। और आज का समय आप ये मान लिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, लेकिन जब तक प्रदेश के अंदर एक असरदार नेतृत्व नहीं हुआ करता, तब तक विधानसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी का खड़े हो पाना, मजबूती से खड़े हो पाना कहीं ना कहीं दुविधाजनक होता है, थोड़ी सी मुश्किलें भी आती हैं। अब जब छत्तीसगढ़ के अंदर जो भाजपा के सूत्री बता रहे हैं
कि अभी तक उनका कोई मुख्यमंत्री फेस नहीं है। हालांकि वहाँ छत्तीसगढ़ में क्योंकि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर बैकवर्ड कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वहाँ जा भी चुके हैं और वहीं कांग्रेस ने भी अपना रायपुर में अधिवेशन किया था। तो यानी मान लें कि छत्तीसगढ़ भी हॉटस्पॉट है, गर्म मामला है वहाँ का काफ़ी। और भूपेश बघेल की जिस प्रकार की वहाँ लोकप्रियता है पिछले 5 वर्ष से, तो मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी भाजपा के लिए खतरे घंटी तो है। चुनाव परिणाम कैसा होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो राजनीतिक हवाएं बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी सख्त मुकाबला भी हो सकता है और कहीं भाजपा पिछड़ भी सकती है। तीसरा प्रमुख जो राज्य है वो कर्नाटक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कर्नाटक के अंदर जब 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी और देवेगौड़ा मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि वो सरकार चली नहीं, ऑपरेशन लोटस चला, वहाँ सरकार धराशायी हुई, कांग्रेस और जेडीएस में तोड़फोड़ हुई और सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बन गई। येदियुरप्पा पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में उनको उम्र का तकाजा, उम्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पद से रुखसत किया गया। आजकल मुंबई मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो राजनीतिक हवाएं बता रही हैं कर्नाटक की, वो भी भाजपा की सेहत के अनुकूल नहीं है। बहुमत से भाजपा आंकड़ों के अंदर जो समीकरण आ रहे हैं उन्हें बहुत पिछड़ती हुई दिख रही है। 70 से 75 के बीच में सीटें मानी जा रही हैं और यही बड़ा कारण है कि जिन येदियुरप्पा को कई मामले चलते हुए, कई मामलों में चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो या कोई और बात रही हो, जिनको कुर्सी से हटाया गया था, आज एक बार फिर येदियुरप्पा और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, उनकी जोड़ी के चेहरे पर भाजपा चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन इस समय भी आपने पिछले दिनों देखा होगा, जेपी नड्डा जी वहाँ पर एक रोड शो करने गए थे, अमित शाह जी वहाँ घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी घूम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बात बनती दिख नहीं रही जिसकी भाजपा को उम्मीद है, जो भाजपा प्रयास कर रही है। और अगर इन 3 राज्यों के अंदर चुनाव परिणाम कहीं भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं के विपरीत आए तो मान लिया जाए कि 2024 भी आसान नहीं होगा। और जो चौथा प्रमुख राज्य जिसकी आपसे मैं चर्चा पहले आपसे मैंने की थी, चौथा प्रमुख राज्य है राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि जहां पर लगभग 4 महीने की कशमकश चली थी, लेकिन ऑपरेशन लोटस वहाँ सफल नहीं हो पाया था। अशोक गहलोत की जो बाजीगरी थी, जो कुशल राजनीति थी, और उसके बाद में जिस प्रकार सचिन पायलट को कांग्रेस के आलाकमान ने साधा था, उसके चलते हुए राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बरकरार रह गई थी। और 5 साल से जो 5 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि 4.5 सवा 4 साल से लगभग वहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही है। राजस्थान के अंदर अगर ये कहा जाए कि वहाँ चुनावी मुकाबला बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पूरा जोर लगा रहे हैं, आदिवासी समुदाय को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों गुजर समाज का एक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें भी प्रधानमंत्री गए थे। लेकिन जो राजस्थान के अंदर भाजपा के सामने बड़ी चुनौती आ रही है, भाजपा के सामने जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि भाजपा के पास अभी तक कोई सीएम फेस नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया से जो पार्टी आला कमान है उसकी बनती नहीं, और वसुंधरा राजे सिंधिया को भाजपा आला कमान फ्री हैंड देने के मूड में नहीं है। और वसुंधरा राजे सिंधिया का अपना एक ऐसा कैडर है कि जिसके बिना भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहाँ पूरी ताकत से जुट नहीं पा रहा। मगर राजस्थान के अंदर यही समीकरण जो आज चल रहे हैं, इसी प्रकार के चलते रहे तो मान लिया जाए कि राजस्थान के अंदर भी बहुत बड़ा चुनावी मुकाबला हो सकता है। और उस चुनावी मुकाबले में ऊंट भाजपा के करवट बैठेगा या कांग्रेस की साइड जाएगा, ये अनुमान लगाना आज सभी के लिए मुश्किल है। ऐसे हालात में जब ईडी और सीबीआई एकदम इतनी तेजी से कार्रवाई करती हैं और उसके बाद में विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि सरकार को अपनी ज़मीन खिसकने का डर है, विपक्ष के लोग जब ये कहते हैं कि कहीं विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टियां जब इकट्ठी होती हैं तो सरकार को परेशानी होती है, इसलिए ईडी और सीबीआई के हथियार सामने आते हैं। अब इन बातों में कितना दम है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये ज़रूर मान लिया जाए कि इस समय जो ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है, ये विपक्ष को एकजुट करने में, विपक्ष को लामबंद करने में अगर ये कहा जाए कि पूरी तरह सफल हो रही है। और ये हम ही नहीं कह रहे, ये विपक्ष ही नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा सत्र के दौरान कहा था कि जिस काम को मैं नहीं कर पाया, जिस काम को हम नहीं कर पाए, उसको ईडी कर रही है। ईडी सारे विपक्ष को इकट्ठा कर रही है।
अब इन कार्रवाइयों का कितना असर होगा, कौन दोषी होगा, किसको जो जनता की अदालत होगी उसमें सजा मिलेगी या पारितोषिक मिलेगा, और कौन न्यायिक प्रक्रिया से दोषी होकर निकलेगा या कुंदन की तरह खरा सोना बनकर चमकेगा, ये सब समय के गर्भ में है। लेकिन ये जरूर है कि ईडी और सीबीआई ने इस समय देश की राजनीति को खूब गरमाया हुआ है, और आज हर व्यक्ति जिसकी राजनीति में रुचि है वो जानना चाहता है कि ईडी और सीबीआई का अगला शिकार कौन होगा। जिज्ञासा आपकी भी होगी, नज़र हम भी रखेंगे, और हमारी जिम्मेदारी है कि समय समय पर आपको उसके बारे में बताते रहें। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।